Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 6. And today's topic is the central bank, यानी द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो हम लोग आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक. तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI. अब वो सेंट्रल बैंक मत समझ लेना जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब भी आएगा दैट मीन्स RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं इंडिया का, ठीक है. द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. यानी जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, वो एपेक्स बैंक होती है, ठीक है. एपेक्स का मतलब होता है हेड, यानी जो सबको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है. तो जो भी सेंट्रल बैंक होती है वो एपेक्स बैंक कहलाती है, या होती है किसी भी कंट्री की जो कि पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है. सॉरी, इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स ऑफ सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी. ये सोल एजेंसी होती है जो कि नोट इशू भी करती है, साथ में कंट्रोल भी रखती है मनी सप्लाई पे इकोनॉमी में. इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री. यानी ये एक तरह से गवर्नमेंट की बैंक के रूप में काम करती है, ठीक है. और मैनेज भी करती है फॉरेक्स को, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसीज वगैरह को रिजर्व के रूप में भी रखती है कंट्री के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से ही होता है, ठीक है. आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी भारत की जो केंद्रीकृत बैंक है वो RBI है. इसके बाद है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. तो हम फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को RBI के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ओके. तो चलते हैं, सबसे पहले RBI के बारे में आप जान लो, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे RBI के इस्टेब्लिशमेंट की, यानी उसकी स्थापना की. तो उसकी RBI की जो स्थापना थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत 1934 जो कि अधिनियम ये आया था, ठीक है, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी RBI की, ठीक है. रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को. और किस एक्ट के तहत की गई थी? तो ये एक्ट था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, रिजर्व बैंक एक्ट 1934. क्लियर. अब इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो सब हेड ऑफिस इसका स्टार्टिंग में कोलकाता में था, ठीक है, लेकिन बाद में इसका 1937 में जो हेड ऑफिस हो गया वो मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया. फाइनली अभी भी मुंबई में ही है, ठीक है. अब इसका हेड ऑफिस में क्या होता है? तो हेड ऑफिस में बेसिकली वहाँ गवर्नर बैठते हैं, ठीक है, और वहीं पे जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है वो निर्धारित की जाती है या इशू की जाती है. इसके बाद है, प्रारंभ में यह एक निजी स्वामित्व वाला था, मतलब निजी स्वामित्व वाला बैंक था, ठीक है, स्टार्टिंग में. लेकिन 1949 में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका, ठीक है. इसके बाद से इस पर जो स्वामित्व हो गया वो भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया, यानी कम्प्लीटली भारत सरकार की अथॉरिटी हो गई है, ठीक है. और भारत सरकार की तरफ से ये काम करने लगी, कम्प्लीटली बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल रेगुलेट वगैरह करने लगी. क्लियर. तो मैंने अभी इसके हेड ऑफिस के बारे में बताया था कि हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, ठीक है. तो इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं, जो कि जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के कैपिटल्स में ही इसके रीजनल ऑफिस को बनाया गया. जैसे अगर बिहार है तो बिहार के पटना में इसका रीजनल ऑफिस है, यूपी है तो यूपी के लखनऊ में है, ठीक है, MP है तो MP के भोपाल में. यानी जो जो स्टेट्स है उसके कैपिटल में ही इसकी रीजनल ऑफिसेस को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि उस एरिया का टोटल जो वर्क है वहाँ पे उस रीजनल ऑफिस में हो. और 4 इसके वाइस कार्यालय भी हैं, उप कार्यालय भी हैं, ठीक है. क्लियर. अब बात करते हैं इसके गवर्नर की. तो मैं सबसे स्टार्टिंग से तुम लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे RBI के. तो जब RBI इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में, तो उस टाइम पहले जो गवर्नर बने थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है, जो कि इंडियन नहीं थे, ये एक फॉरेनर थे, ठीक है. तो इनको पहला गवर्नर बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, ठीक है. और 30 जून 1937 तक ये थे. और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसके साथ क्वेश्चन जुड़ता है कि RBI का फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, ठीक है. फर्स्ट गवर्नर पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ है, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ. लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात आती है तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर आपको CD देशमुख थे, ठीक है. फर्स्ट इंडियन गवर्नर 3rd नंबर पे ज्वाइन किए थे इसके गवर्नर के रूप में, तो CD देशमुख थे, जो कि 11 अगस्त 1943 को ज्वाइन किए थे और 30 मई 1949 तक ये थे गवर्नर के रूप में, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे RBI के प्रेजेंट गवर्नर की, यानी अभी के डेट में RBI के गवर्नर कौन है. तो RBI के प्रेजेंट गवर्नर हैं
शक्तिकांत दास यही हैं जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये ज्वाइन किए थे 12 दिसंबर 2018 को। 19 मंथ्स हो गए इनको काम करते हुए, ठीक है। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और इनका जो है अभी के मतलब कार्यकाल है वो 3 इयर्स का है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, देखो यहाँ लिखा है। और ये इनॉग्रल भी थे, यही उद्घाटन किए थे इस बैंक का। और देखो इनकी सैलरी भी इसमें दी हुई है, 2.5 लाख रुपये पर मंथ। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी, ठीक है, 2.5 लाख रुपये पर मंथ। क्लियर, समझ गए। अब एक और चीज़ इसमें जान लो कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं इनके साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। डिप्टी गवर्नर, एक होते हैं गवर्नर और इनके साथ में +4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। क्लियर। तो इनके साथ में जो डिप्टी गवर्नर अभी हैं, फ़िलहाल में 3 है, एक पोस्ट अभी खाली है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कौन कौन है अभी प्रेजेंट में। तो ये रहे आपके आरबीआई के उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर। तो इसमें पहले हैं जो डिप्टी गवर्नर है वो हैं बीपी कानूनगो, दूसरे हैं महेश कुमार जैन और तीसरे हैं एमडी पात्र, ठीक है। ये फ़िलहाल 3 है, अभी एक पोस्ट खाली है, तो 3 ही है। बेसिकली 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो 3 ही अभी हैं, एक खाली है। क्लियर। और ये आपके गवर्नर साहब शक्तिकांत दास। तो अब हम चलते हैं बुक के टॉपिक पे, क्या दिया है बुक में, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे आरबीआई के फंक्शन की, यानी सेंट्रल बैंक के फंक्शन की। सेंट्रल बैंक का क्या क्या कार्य होता है, तो इसमें सबसे जो मेन काम होता है बैंक का नोट इशू करने का, ठीक है। नोट इशू करने, करेंसी इशू करने का, जो भी करेंसी चलती है हमारी कंट्री में, तो उसको कौन इशू करता है, तो आरबीआई करती है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। यानी जिस भी कंट्री की सेंट्रल बैंक होगी वो वहाँ नोट इशू करने का काम करेगी। और देखो यहाँ लिखा भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स, यानी उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है। दैट मीन्स मोनोपोली राइट होता है, केवल उसी के पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास ही, बाकी और किसी अथॉरिटी के पास नहीं होती है नोट इशू करने का पावर या अधिकार, ठीक है। गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन गवर्नमेंट सारा अथॉरिटी अपना सेंट्रल बैंक को ही दे देता है। दिस इज़ कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी जो नोट इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में होता है, निर्वैध होता है, और जितना चाहे वो उतना नोट इशू कर सकती है रेशियो के हिसाब से, मार्केट में लिक्विडिटी के कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड फंक्शन बैंक का। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो एक तरह से बैंकर के रूप में काम करते हैं। वो भी किसके बैंकर, तो गवर्नमेंट की, ठीक है। एजेंट के रूप में भी काम करती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी काम करती है। अगर बात करें गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करने की, तो उसका काम है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करना। अगर एजेंट के रूप में काम करे गवर्नमेंट के, तो उसका काम है सिक्योरिटीज़ का सेल और बाई करना, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर एडवाइज़र की बात करें गवर्नमेंट की, तो ये फ्रेम्स करती है पॉलिसीज़ वगैरह को, रेगुलेट करती है मनी मार्केट में, ठीक है। तो ये रहा बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसके बाद है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। तो बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी रोल में क्या होता है कि ये एक तरह से बैंकर्स बैंक होती है, ठीक है, यानी बैंकों का बैंक, सबका कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। किसी को भी अगर बैंक ओपन करना है, लाइसेंस लेना है, तो आरबीआई ही उसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। उसके रूल रेगुलेशन के तहत ही किसी भी बैंक को ऑपरेट करने का मौका मिलता है, ठीक है। यानी आरबीआई का ही फुल्ली ये कंट्रोल होता है उस बैंक पे। इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक्स इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज़ विथ इट्स कस्टमर। यानी जैसे कमर्शियल बैंक्स के उसके कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है, सेम वैसे ही ये आरबीआई का उसे कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन होता है। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सब 3 ऑब्जर्वेशन इसमें है जो कि नोट करने लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड ऑफर्स देम लोन। यानी सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक्स की तरफ से। अब कमर्शियल बैंक जैसे ये एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब सारे कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके तरफ से डिपॉजिट रिसीव करती है और उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं तो किसी इंडिविजुअल पर्सन का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, सेम वैसे ही सेंट्रल बैंक बैंकों के साथ करती है।
इसीलिए बोला गया था कि सेम वैसे ही ट्रेड करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक्स। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स। यानी जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो क्लियरिंग फैसिलिटी या क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सभी कमर्शियल बैंक्स को। यानी हर एक सिटी में उसका एक क्लियरिंग हाउस रहता है आरबीआई का, और जो कि जो भी कमर्शियल बैंक्स है वहाँ पे अगर कुछ चेक आता है तो सारे चेक का क्लियरेंस वहाँ पे होगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी है इंडिविजुअल पर्सन, जैसे तुम ही हो, मान लो तुम बैंक में चेक लेकर गए 5000 रुपीज़ का, ठीक है, तो तुमको तो 5000 रुपीज़ तुमको मिल गया, लेकिन वो चेक होता क्या है, तो वो चेक कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के क्लियरिंग हाउस में लेकर के जाते हैं और वहाँ से उनको वो चेक क्लियर कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक सिटी में आरबीआई अपना एक क्लियरिंग हाउस अपॉइंट कर देती है जहाँ पे सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो चेक जा कर के क्लियर कराते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है इन इट्स सुपरवाइजरी रोल। अगर सुपरवाइजरी रोल की बात करें तो सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट द कमर्शियल बैंक शो कंप्लेंट्स टू इट्स डायरेक्टिव्स पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सीआरआर एंड एसएलआर। यानी जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंश्योर करती है कि कमर्शियल बैंक जो है वो जो भी कंप्लेंट्स है वो शो करे, क्लियरली शो करे सीआरआर और एसएलआर के रिगार्डिंग। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो होता है और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। इन दोनों के तहत इनको कुछ ना कुछ अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है, रिजर्व के रूप में। तो इसको आरबीआई जो होती है वो एक तरह से क्लियर करती है, इंश्योर करती है कि हाँ ये लोग इतना रखे हैं कि नहीं। द सेंट्रल बैंक चेंजेस सीआरआर एंड एसएलआर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी सेंट्रल बैंक जब चाहे, मतलब अगर ज़रूरी हो तो एसएलआर और सीआरआर में चेंज कर सकती है। इट इंश्योर्स दैट कमर्शियल बैंक शो कंप्लेंट्स टू दिस चेंजेस सो दैट द डिज़ायर्ड टारगेट्स आर अचीव। तो अगर ये चेंज करती है सेंट्रल बैंक सीआरआर एसएलआर में तो उसके अकॉर्डिंग इनको परफॉर्म करना होगा, नहीं ये इनको भी चेंज करना होगा अपने रेशियोज़ में कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, ताकि अगर किसी टारगेट को सेट किया गया होगा तो उस टारगेट को अचीव किया जा सके। क्लियर। तो इसके बाद इसका फोर्थ नंबर पॉइंट आता है फंक्शंस का लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी जो सेंट्रल बैंक होती है वो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम करती है। इसका मतलब होता है कि अगर कहीं कमर्शियल बैंक फेल हो जाती है फाइनेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करने में तो वहाँ पे जो भी होगा वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच कर सकता है लास्ट रिजॉर्ट के रूप में, ठीक है। सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ बाय ऑफरिंग लोन्स to a commercial banks in situation of emergencies. The central bank ensures that the banking system of country does not suffer any setback and the money market remains stable। यानी जो सेंट्रल बैंक होती है वो हर तरह से आगे आती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की कमी है तो कमर्शियल बैंक को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री में वो सफ़र ना हो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, इजीली रन हो सके और मनी मार्केट जो है वो हमेशा स्टेबल रह सके, ठीक है, ये इंश्योर करके चलती है। इसके बाद इसका फिफ्थ नंबर फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी सेंट्रल बैंक जो होती है वो कस्टोडियन के रूप में काम करती है नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इन इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग करता है उसको मैनेज करने, उसको स्टेबिलिटी करने में ये एक तरह से वर्क करती है, यानी इंडियन करेंसीज का, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज विद व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी टू एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अब वही चीज़ यहाँ फिर से बता रहा है, जो डोमेस्टिक करेंसी हमारा जैसे इंडियन रुपी है तो इंडियन रुपी के थ्रू सेल परचेज का जो भी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू फ्लोटिंग होता है उसको मैनेज करने का काम करता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। इसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करती है। लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। अब इस एग्जाम्पल को मतलब इस फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। जैसे सपोजिंग एक बैंक है जो कि 10,000 रुपीज़ का चेक रिसीव कर रही है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज पे, ये पेज कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखो दिया है नेक्स्ट पेज पे तुम्हारा 10,000 रुपीज़ का कोई बैंक है जो कि चेक रिसीव की है, किसी दूसरे बैंक का चेक है, ठीक है, बैंक बी लिखा है यहाँ पे, और बैंक बी रिसीव कर रही है चेक 15,000 ड्रॉ करने के लिए बैंक ए से। बोथ बैंक्स ए एंड बी हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। दोनों बैंक, जो बैंक ए है बैंक बी है, दोनों का जो अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक के यहाँ है, यानी आरबीआई के यहाँ है।
द चेक्स ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर थ्रू द अकाउंट्स विथ सेंट्रल बैंक। और जो ये चेक रिसीव करेंगे बैंक ए और बैंक बी, जैसे अभी मैंने बताया बैंक ए 10,000 का रिसीव किया था, बैंक बी 15,000 का रिसीव किया है चेक, तो दोनों ये जो चेक रिसीव किया उसके बदले तो पेमेंट तो ये कर ही देंगे कस्टमर को, लेकिन ये जो चेक होगा ये इन दोनों का जो चेक होगा इनके अकाउंट में क्लियर होगा, जो कि सेंट्रल बैंक के यहाँ जो इनका अकाउंट होगा। दिस इज़ सो हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे कैसे क्लियरिंग हाउस के रूप में काम कर रहा है ये एग्जांपल आपको बताता है। इट अवॉइड्स ट्रांसफ़र ऑफ कैश बिटवीन बैंक्स एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। यानी ये अवॉइड करता है क्या चीज़, ट्रांसफ़र ऑफ कैश को, कहाँ पे, तो बैंक्स के बीच में। रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश यानी कैश के ट्रांसफ़र को ये एक तरह से रिड्यूस करता है, ठीक है, अवॉइड करता है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज होती है केवल, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यानी क्रेडिट कंट्रोल। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी जो प्रिंसिपल फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक का, वो है कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करना, ठीक है, इकोनॉमी में। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाई रेगुलेट द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक्स के द्वारा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट जो होता है उसके द्वारा ये रेगुलेट करता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को एक तरह से इंश्योर करता है, सप्लाई ऑफ मनी को कितनी सप्लाई होनी चाहिए कितनी नहीं हो रही है, ठीक है, ये सब चीज़ों को ये इम्प्लाइज करता है सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है उसको कंट्रोल ऑफ सप्लाई की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का वो हैंडल हो सके, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ रिड्यूस, यानी इन्फ्लेशन के दौरान जो मनी का सप्लाई है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट इज़ इंक्रीज, और डिफ्लेशन में जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, सैंक्शन। इसके बाद बोल रहा है कि सेक्शन 3 ऑफ द चैप्टर गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी इसी चैप्टर के जो थर्ड सेक्शन यानी थर्ड जो टॉपिक है उसमें आपको क्लियर डिटेल में बताया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे जो सेंट्रल बैंक है वो मनी का सप्लाई कंट्रोल करती है, ठीक है, इकोनॉमी में। परफॉर्मिंग ऑल दिस फंक्शंस द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन द ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। यानी इन सब फंक्शन को करने के बाद जो सेंट्रल बैंक फोकस करती है वो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे करती है, ठीक है, यानी ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी हो इसके साथ, ठीक है। तो यही है आरबीआई का फंक्शन। अब सवाल उठता है इसमें ग्रोथ का मतलब क्या है, तो ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी में ग्रोथ होना, ठीक है, राइज इन जीडीपी। और स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला सिचुएशन होता है उसमें स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, कंट्रोल लाना। तो ये रहा आपका जो फंक्शन था आरबीआई का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस दिया है, फोकस जोन के थ्रू देख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो बता ही देते हैं, और छोटा सा टॉपिक है। देखो सेंट्रल बैंक जो होता है बैंकों का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के एक अथॉरिटी के रूप में काम करता है। ऑल द कमर्शियल बैंक्स फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये सारे सेंट्रल बैंक के अंदर ही इनके कंट्रोल रहते हैं, काम भी फंक्शंस वगैरह सारा इसी के अंडर होता है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड एडवांसेस लोन टू देम, बट दिस डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो केवल कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं तो कमर्शियल बैंक से करते हैं, ना कि जनरल पीपल से। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि आम पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जो कि आम पब्लिक से डायरेक्ट ये डिपॉजिट रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको ज़रूरत के मुताबिक लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब देखो दूसरे डिफरेंस में क्या कर रहा है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक होता है वो कंट्रीब्यूशन देता है सप्लाई ऑफ मनी में, ठीक है, ये रेगुलेट करता है और ये कंट्रीब्यूशन देता है, ये क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से कंट्रीब्यूशन देता है। थर्ड नंबर पॉइंट है द सेंट्रल बैंक इज़ अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री। ये फॉरेन एक्सचेंज के कस्टोडियन के रूप में काम करता है, किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन करेंसीज वगैरह को रिजर्व के रूप में रखता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और उसके फ्लोटिंग को भी मैनेज करता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो डोमेस्टिक करेंसी है अगर वैल्यू अप डाउन होता है तो उसको मैनेज करता है। और कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करते, ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज वगैरह को रिजर्व के रूप में नहीं रखते हैं फॉरेक्स को। हाउएवर इट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट। ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए
सेल और परचेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है, फॉरेन करेंसीज को। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, सेंट्रल बैंक इज़ अ नोट इशूइंग अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक नोट इशूइंग अथॉरिटी, नोट करेंसी वगैरह इशू करती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है, ये नोट वगैरह इशू नहीं करते हैं, ठीक है। और लास्ट इसका डिफरेंस है, सेंट्रल बैंक फोकसेज ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इनका मेन फोकस ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे रहता है इकोनॉमी के लिए। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका मेन फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए होता है, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना ही इनका मेन फोकस होता है कमर्शियल बैंक्स का। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नहीं, टॉपिक कंप्लीट होता है।